आइए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्या हो गया क्या? चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज। सब चीजें हमने पढ़ ली हैं, हमारे पास बचा है सिर्फ इसमें त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या होता है आप लिख लीजिए पहले। ए बी सी, इसमें तीन भुजाएं होती हैं, ऐसे लिख लो। तीन भुजाएं होती हैं, इसमें तीन कोण होते हैं। भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी, बी सी और सी। कोण कौन कौन से हैं? कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण ए को किस तरीके से भी पढ़ते हैं? ए बी सी, ऐसे ए बी सी। और बी सी ए, बी सी ए और सी ए बी, सी ए बी। सॉरी 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 ए बी सी। तो ए बी सी तो ए कौन कौन सा होगा? बी ए सी, बी ए सी जो बीच में है। बी कौन कौन सा होगा? ए बी सी। और सी कौन क्या होगा? बी सी ए। मतलब इस तरीके से आप देख लें, तीन कौन होते हैं। अब त्रिभुज के जो प्रकार है वो कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर होते हैं। भुजाओं के आधार पर सबसे पहले हम देख रहे हैं भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। किसके प्रकार? त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर। नंबर एक, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें असमान भुजाएं होती हैं। विषमबाहु माने असमान भुजाएं, असमान भुजाएं। कोई 3 का है, कोई 5 का है, कोई 7 का है ना? या 4 का है, मान लो कोई 3 का है, कोई 5 का है, कोई 4 का है। तो ये विषमबाहु त्रिभुज होता है। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि आप 3, 5 और 8 से एक त्रिभुज बना सकते हैं। कोई 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की एक भुजा दी है, मतलब अलग अलग भुजाएं दी हैं। तो क्या आप इसे ट्रायंगल बना सकते हैं? आप इसे ट्रायंगल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 8, और एक अकेला आ रहा है 8। जब भी हमें ट्रायंगल बनाना होता है तो सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये इसका रूल होता है ट्रायंगल बनने का। तो सबसे पहला विषमबाहु, असमान भुजाएं, मतलब भुजाएं बराबर नहीं है। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समद्विबाहु मान लो कोई दो भुजाएं बराबर हो। मान लो ये और ये ले ली, इसमें लिख लो कोई दो भुजा बराबर हो, कोई दो भुजा बराबर। नंबर 3 समबाहु, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं बराबर। जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तब क्या होता है? इनके अंदर का एंगल 60-60 डिग्री का होता है। अब आपको और चीज बता देते हैं, यहां देखो,
क्या, हमने दो चीज देख ली, एक कौन सा देख लिया जे, ए बी सी, अगर ये कौन सा है, समबाहु है, दिख रहा है समबाहु, अगर ये दोनों भुजाएं इक्वल है, हमने इक्वल का साइन बनाया, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, और अगर एंगल इक्वल होंगे तो ये दोनों भुजाएं भी इक्वल होंगी, इनमें आपस में रिलेशन है। नोट ऐसे लिख लो इसमें कि ए बी बराबर ए सी, दिस इंप्लाई दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अगर इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे लिख दिया, ये दोनों इक्वल लिख दी, इक्वल हैं, और यहां 54 लिख दिया, ए डाल दिया, यहां बी डाल दिया, यहां सी डाल दिया। आपसे कहा गया ये x डाल दिया और ये y डाल दिया, आपसे कहा गया कि x और y की वैल्यू निकालो। जब आपको x और y की वैल्यू निकालनी होगी तो आप समझ गए, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं, तो y का मान तो अपने आप 54 हो जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो y इक्वल टू 180, y की वैल्यू यहां रख देंगे तो किसकी वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकल आएगी। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर है तो ये इक्वल होना चाहिए। चलिए, विषमबाहु, जो समबाहु त्रिभुज बताया हमने, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की और डेफिनेशन, चाहे हम इस तरीके का ट्रायंगल बनाएं, चाहे हम छोटे ट्रायंगल बनाएं, अगर इसकी तीनों साइड बराबर हैं तो अंदर का एंगल 60 डिग्री ही रहता है, ये 60 डिग्री ही रहता है, ये समबाहु त्रिभुज में। ओके, अब कोणों के आधार पर, नंबर 1, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, नंबर 1, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज एक कोण, या ऐसे तीनों कोण, तीनों कोण 90 डिग्री से कम, कौन से में, नील कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में, एक कोण 90 डिग्री से अधिक, बट 180 डिग्री से कम। तीसरा, समकोण, समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री के बराबर। तो न्यून कोण, इस तरीके का ट्रायंगल बनेगा कोई, अधिक कोण, और थोड़ा सा तिरछा कर दो लोग, ये देखो अधिक कोण बन गया। समकोण आप जानते हैं, तो ये कोणों के प्रकार, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हुए। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। नोट ये भी दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है, ठीक है। या अगर समकोण त्रिभुज होता है ये, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है, जे पी, जे बी और जे एच, अगर ये समकोण त्रिभुज है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
समकोण त्रिभुज। इसके बाद हम आपको बता रहे थे कि ये हो गया आपका कोणों के आधार पर और भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज में कुछ और भी कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हें समझ लीजिए। त्रिभुज की मध्यिका, मध्यिका देख लेना, हिंदी में मीडियन बोलते हैं हम तो, इंग्लिश में मीडियन, त्रिभुज का मीडियन। अगर ये मान लो इससे यानी कि वर्टेक्स इससे इसको बराबर भागों में बांट दिया, थोड़ा सा इधर ले लें, लगे कम से कम, ये डी मान लो, ये बी मान लो और ये सी मान लो। अगर बी डी बराबर डी सी है, यानी कि डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ओके, इट मीन्स ए डी मीडियन कहलाती है। क्या कहलाती है? मीडियन, यानी कि मध्यिका। तो और कौन कौन सी मध्यिकाएं हो सकती हैं? अगर यहां से हमने इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया, मान लो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गए, तो बी ई भी क्या कहलाएगी? मध्यिका कहलाएगी। और सिमिलरली इन दिस वे, अगर इस पार्ट को इधर ले आए और अगर, तो हमारी सी एफ भी क्या, सी एफ भी हमारी क्या कहलाएगी? मध्यिका कहलाएगी। यहां ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होता है। ये बीच में पॉइंट मान लो अपन यहां जी बनाते हैं और इस पॉइंट को केंद्रक बोलते हैं। अगर ये मध्यिकाओं से काटा गया पॉइंट है तो जी क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। क्योंकि त्रिभुज दिया है और त्रिभुज कह के छोड़ दिया है, तो त्रिभुज में ये सब कुछ आती है, समझ में नहीं? तो आपसे अगर कोई पूछे कि केंद्रक क्या होता है, तो केंद्रक वह बिंदु होता है जहां पर मध्यिकाएं आपस में इंटरसेक्ट करती। आप लिख लीजिए इसको फिर से, बोल रहा हूं, त्रिभुज का केंद्रक वह बिंदु होता है जहां पर मध्यिकाएं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। और इसकी स्पेशल खासियत क्या है? इसकी स्पेशल खासियत ये है कि ये 2:1 में डिवाइडेड होता है। 2 पार्ट इधर होता है, 1 पार्ट इधर होता है। जिधर ज्यादा का दिख रहा है उधर के हिसाब से देख लीजिए। और केंद्रक मध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, ये और याद रख लेना। सबसे मेन चीज क्या है? आपको त्रिभुज पता होना चाहिए। फिर डी ई और एफ उसके मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा मध्यिका कहलाती है। मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा मध्यिका कहलाती है। ये मध्य बिंदु हो गया, ये शीर्ष हो गया, ये मध्यिका हो गई। ये मध्य बिंदु हो गया, ये शीर्ष हो गया, ये मध्यिका। जहां पर तीनों ये मिलते हैं उसको केंद्रक बोलते हैं और ये 2:1 में डिवाइडेड होता है, इसको बोलते हैं केंद्रक। ओके, चलिए नेक्स्ट, मध्यिका हो गई। अब आता है लंब केंद्र। क्या आता है? लंब केंद्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। मान लो आपके पास जे ट्रायंगल है और इस शीर्ष से इस भुजा पर ये लंब डला हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि ये इसका मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
अगर ये आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा और समबाहु त्रिभुज होगा तो ये डी इसका मध्य बिंदु कहलाता है। एक नोट और कर लो, हमने दो त्रिभुज बताए आपको, ये कौन सा है, समबाहु, सॉरी समद्विबाहु, और ये कौन सा है, समबाहु। यहां से अगर इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये दो बराबर भागों में बट जाती है, और इस पे भी परपेंडिकुलर डालेंगे तब भी ये दो बराबर भागों में बट जाती है। अगर ये बराबर नहीं है तो ये बराबर भागों में नहीं बटेगी, बटेगी लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं होगी। हो सकता है वो कैसे हो, देखना, तो वो इस तरीके की लाइन आएगी, इसके दो बराबर, यानी वो मीडियन है, वो परपेंडिकुलर नहीं है। इस केस में मीडियन और परपेंडिकुलर मतलब जो उस पर मध्यिका डाली गई है और जो परपेंडिकुलर लंब डाला गया है वो दोनों एक ही होते हैं इन दोनों केस में। तो आप देखिए, एक मध्यिका परपेंडिकुलर आपने इधर से डाला और एक परपेंडिकुलर मान लो आपने इधर से डाला, इसको मान लो आपने ई, और एक परपेंडिकुलर आपने इधर से डाला, ये मान लो एफ। तो ये जो पॉइंट बन रहा है, अब लंब केंद्र, लंब केंद्र क्या हुआ, लंब केंद्र समझ गए। और लंब केंद्र की जो डेफिनेशन है आप खुद ही लिख लेंगे कि जो परपेंडिकुलर डाले गए हैं, ये एडी किसका परपेंडिकुलर है, बीसी का, और बीई किसका परपेंडिकुलर है, एसी का। जहां लंब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जहां लंब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जहां लंब आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, वह बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। त्रिभुज के लंब जहां आपस में इंटरसेक्ट मींस प्रतिच्छेद करते हैं, वह बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। केंद्र क्या कहला रहा था, जहां पर मध्यिकाएं इंटरसेक्ट करती हैं। लंब केंद्र क्या कहला रहा है, जहां पर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, दूसरा लंब केंद्र के बाद आता है केंद्रक। केंद्रक तो हो गया, केंद्रक सेंट्रॉइड हो गया, लंब केंद्र इन सेंटर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में देख लेना क्या बोलते हैं, इन सेंटर, इन सेंटर ए बी सी। ये कोई अगर एंगल है और ये एक एंगल है और ये एंगल है, हमने एंगल पहले समझा चुके हैं, एंगल का बाइसेक्टर करना भी हम आपको समझा चुके हैं। मान लो इस एंगल का ये बाइसेक्टर है और इधर चला गया, और इस एंगल का इधर बाइसेक्टर है, ये इधर चला गया, और इस एंगल का बाइसेक्टर इधर है, ये इधर चला। मान लिए कि जे अगर एक्स है, जे एक्स है, जे वाई है, जे वाई है, जे जेड है, जे जेड है। तब यहां एक पॉइंट मिल रहा है अपने को ओ, उस पॉइंट को अपन इन सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर और हिंदी में देख लेना आप किताब में। अगला केंद्र, एक तो हो गया केंद्रक, एक मिनट, केंद्रक, फिर हो गया लंब केंद्र, लंब केंद्र के बाद अंतः केंद्र, अंतः केंद्र बोलते हैं इसको। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि अगर कोणों के समद्विभाजक, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, कोण का समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक, और ये भी कोण का समद्विभाजक, ये भी कोण का समद्विभाजक। जहां पर कोण के समद्विभाजक आपस में मिलते हैं वह बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र से क्या होता है, अंतः केंद्र की एक स्पेशल डेफिनेशन है। अगर अंतः केंद्र से
यहां तक की दूरी और ये दूरी पर जब परपेंडिकुलर डाल देते हैं और ये दूरी सेम होती है। ये कैसी होती है? अगर ये ए है, ये भी ए होगी, ये भी होगी। तो अंतः केंद्र से त्रिभुज के अंदर एक ऐसा सर्कल बनाया जा सकता है जो कि तीनों भुजाओं को टच करता है। आप फिर से समझ लेना, अंतः केंद्र से त्रिभुज के अंदर एक ऐसा सर्कल बनाया जा सकता है जो कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या करे? टच करे। समझ में आ गया? बनता कैसे है? इस कोण का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, इस कोण का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, बस दो के कर लिए, यहां इंटरसेक्ट आ गया, परपेंडिकुलर डाल दो तो इतनी रेडियस लेकर और अपने को सर्कल को मूव कराना होता है। तो ये हो गया क्या? केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र। एक होता है परिकेंद्र। परिकेंद्र 4 केंद्र होते हैं, 1 2 3 और 4। परिकेंद्र को क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर। सरकम सेंटर ये हिंदी और इंग्लिश में बड़ा ज्यादा कंफ्यूज होता है, तो उसको मैं बताऊं अलग से। ये देखो, ये ट्रायंगल है ए बी और सी। देख लीजिए ए बी और सी, ये क्या? एक ट्रायंगल। अब इसमें अभी हमने कोण के बाइसेक्टर ड्रॉ करे थे, अब हम भुजा के बाइसेक्टरों को ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो जी ए सी एक भुजा है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया आपने इस तरीके से, मतलब ये बराबर भागों में बट गई और यहां 90 डिग्री का है ना। और मान लो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, मैं समझा रहा था आपको परिकेंद्र। तो परिकेंद्र में क्या होता है? भुजाओं को बाइसेक्ट किया जाता है, भुजाओं के समद्विभाजक ड्रॉ किए जाते हैं। अब यहां से ये हमें इस तरीके का एक पॉइंट मिल जाता है कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी इक्वल होती है। जब इक्वल होती है तो हम बाहर एक सर्कल बना सकते हैं, इसको बोलते हैं परिकेंद्र। तो आपको समझ में आ गया होगा कि केंद्र किससे बनते हैं? मध्यकाओं के बिंदु, मध्यकाओं जब मध्यकाएं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। लंब केंद्र कब मिलता है? जब लंब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। अंतः केंद्र कब मिलता है? जब कोणों के समद्विभाजक आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। परिकेंद्र जब मिलता है जब भुजाओं के बाइसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। अंतः केंद्र से क्या? त्रिभुज के अंदर एक सर्कल बनाया जा सकता है और परिकेंद्र से त्रिभुज के बाहर, परि माने बाहर, एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। ओके, अब नोट लिखिए, एक नोट। यदि त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तब अंतः केंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र और अंतः केंद्र सब एक ही होगा। ये सब एक ही होगा, मतलब बदलेंगे नहीं। क्या क्या? केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र और परकेंद्र। अगर त्रिभुज समबाहु है तो उसका परपेंडिकुलर, उसकी मध्यकाएं, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब इसी पॉइंट से होकर जाएंगे। दूसरा, और इसमें हमने दो सर्कल बनाए, मान लो, तो एक दिख रहा है, एक थोड़ा बड़ा सर्कल बाहर की तरफ बन रहा है, एक अंदर की तरफ बन रहा है। अंदर की तरफ बन रहा है, उसकी रेडियस हमने स्मॉल आर ले लेते हैं। ये हमने मान लो स्मॉल आर ले ली,
और अंदर जो बन रहा है इसकी मान लो तुमने कैपिटल आर ले ली, और त्रिभुज की साइड हमने मान लो ए ले ली। क्या ले ली? ए। इसकी भी त्रिभुज की साइड छोटा बना है दिखने में, लेकिन जब आर का वैल्यू निकालोगे आप, अंतः केंद्र की त्रिज्या ए अपॉन 2√3, ये फॉर्मूला है ए अपॉन 2√3, और आर बराबर ए अपॉन √3, ए अपॉन, समझ लीजिए ये मैंने क्या लिखवाए हैं। अगर कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो उसके अंतः केंद्र की त्रिज्या स्मॉल आर, अंतः केंद्र माने एक सर्कल इन सेंटर है ना, इनर रेडियस जो सर्कल बनाया है उसकी त्रिज्या आर बराबर ए अपॉन 2√3 से निकली। ए कहां से आएगा? ए त्रिभुज की जो साइड होगी उससे आएगा। और अगर परिवृत्त बनाया गया तो आर बराबर ए अपॉन √3 होता है। बस यहाँ 2 का डिवाइड दिया जाता है, यहाँ 2 का डिवाइड नहीं दिया जाता है। तो यहां से आपकी इतनी चीजें क्लियर हुई। क्या? केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र और परिकेंद्र। ऑप्शन में ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं के बाइसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वह क्या कहलाता है? चारों दे देंगे तो आपको बताना है वो परिकेंद्र कहलाता है। जब मध्यकाएं आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। कहीं कोई कंफ्यूज, जो त्रिभुज यहाँ ये लिख के छोड़ दिया है त्रिभुज, और त्रिभुज इतना बड़ा टॉपिक है जो आपको 8th में 9th में और 10th तक पढ़ाया जाता है। तो ये मतलब हम ज्यादा नहीं, त्रिभुज के ज्यादा से ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो सब कवर करना चाहते हैं जिससे आप सफल हों। ओके, चलिए ये चीज क्लियर हुई। अब हम क्या करते हैं, जब आइए नया टॉपिक लेते हैं। त्रिभुज पे कुछ थ्योरम्स होते हैं, इनको देखो। नंबर 1, 1 बाय 1 लिख लेना कि सबसे पहली थ्योरम तो त्रिभुज की ये है, देखो मैं बताऊं, ए बी सी। इसमें पहली है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। और इससे पहले वाले रूल हमने बता दिए, वो अलग मेथड है कि अगर ये इक्वल है तो कोण इक्वल होंगे, ये कोण इक्वल है तो ये साइड इक्वल होंगी। अगर समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योग 60 डिग्री। उन्हें मत भूल जाना। यहां से थोड़ा हम और आगे बढ़ रहे हैं। ए बी सी और इधर डी, यहां जे, और अगर यहां हमने मान लो 1 और 2 डाल दिया और यहां 3 डाल दिया तो एंगल 3 बराबर क्या होगा? एंगल 1 + 2 होगा। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलते हैं इसको। बस आप ऐसे याद रखो कि बाहर का कोण इन दो कोणों के बराबर होता है। और बना लो, कोई जरूरी नहीं, इधर को बना लो, यहां एक कोण बना दो और इसको मान लो 4 रख दो, इसको 5 रख दो और इसको 6 रख दो, इसकी जरूरत नहीं है। तो कोण 4 बराबर क्या होगा? कोण 4 बराबर होगा कोण 5 + 6। एक आध और चित्र बना देते हैं। और मान लो इधर लिखा हुआ है, ये इधर, यहां मान लो हमने 7 लिख दिया, यहां 8 लिख दिया, यहां 9 लिख दिया, वो अपने ऊपर है। तो 7 बराबर क्या होगा? 7 बराबर होगा 8 + 9। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? मान लो इस तरीके से आएगा, ये दिया मान लो 30 डिग्री, यहां लिख दिया है x और यहां लिख दिया है मान लो 120। तो x की वैल्यू निकालना है। तो क्या है, अब हमें थ्योरम मालूम है कि 30 + x = होता है 120। तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 120। कौन सी थ्योरम लगा दी? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम्स लगा दी। फिर से पूछ रहा हूं, कौन सी थ्योरम लगा दी? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा दी। दूसरा, चलो
अब त्रिभुज के कोई तीन कोण रेशियो में दिए हैं, तो अपन एक्स करके उनको हमने पहले ही जो हम उसको मेंसुरेशन में भी डिस्कस किया था, यहाँ पर भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर, अगर ये कोई त्रिभुज है, देखना क्या है, ये कोई एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज के मध्य बिंदु है, ये भी त्रिभुज का मध्य बिंदु है, ये डी और ई। मान लो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल। पहले से हमने कह रखा है कि ये इक्वल है, मतलब डी ए बी का मध्य बिंदु है और ई ए सी का मध्य बिंदु है। ये क्या है, मध्य बिंदु। समझ ना, ये 9th क्लास की थ्योरम है। जब ये मध्य बिंदु होते हैं तब डीई बरा डीई किसके पैरेलल हो जाती है, बीसी की तो पैरेलल हो जाती है, और डीई का मान 1/2 बीसी हो जाता है। क्या हो जाता है, डीई की जो वैल्यू है वो 1/2 बीसी हो जाता है। जैसे अगर यहां दिया हो 6 और ये दिया हो, हमें डीई की वैल्यू निकालनी है, तो डीई की वैल्यू अपने आप कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। लेकिन कंडीशन क्या है कि डी और ई का यहां मध्य बिंदु होना आवश्यक है। चौथा, मान लो एक और ट्रायंगल अपन ने बनाया और ये यहां है डी और ई, और यहां है ए, यहां है बी, यहां है सी। यहां मालूम है कि डी और ई मध्य बिंदु नहीं है, बट डीई इज पैरेलल टू, इफ, ऐसे लिख लो, इफ डीई बीसी के पैरेलल है, डीई बीसी की पैरेलल है, तब हम लिखते हैं AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। क्या है यहां, जब AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, और इसको बीपीटी थ्योरम बोलते हैं। कौन सी थ्योरम बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, थेल्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसको इस तरीके से भी, अगर आपने इधर लिखा ऐसे ए बी, अगर आपने यहां तक गए, कहां तक, ए बी तक गए और नीचे ए डी लिखा, तो आप ऐसे लिखेंगे ए सी और ए ई, एक ही बात है। अगर आपने ऐसे लिखा कि ए बी अपॉन बी डी, तो आपको लिखना पड़ेगा ए सी अपॉन ए। तो ये थेल्स थ्योरम थे। ओके, उसके बाद कुछ थ्योरम्स हम और डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो हमने अभी समझाया आपको बीपीटी थ्योरम। क्या समझाया, फिर से एक बार समझ लेना कि यहां अगर ये पैरेलल लाइन है, ए बी सी डी और ई, यदि इस तरीके से दिया है कि डीई पैरेलल है बीसी की, तब मान लो यहां दिया है 2.4 और यहां दिया है x, यहां दिया है 5, मान लो यहां दिया है 6। इस तरीके से कोई अगर दिया हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी निकाल आएगी, 2.4/5 इक्वल टू x अपॉन 6। हम क्या लिख लेंगे, 2.4/5 इक्वल टू x अपॉन 6। कैसे गुणा करेंगे, x की वैल्यू निकालें। तो मेन चीज क्या है, आपको बीपीटी थ्योरम याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, बीपीटी थ्योरम याद होनी चाहिए। एक और थ्योरम हम आपको बता रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है। अगर ये
ट्राइंगल है और इस पे ये परपेंडिकुलर डला हुआ है पी, जे अगर ए है और जे अगर बी है तो 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b², एक रिलेशन होता है। क्या होता है? 1/p², 1/a², 1/b², ये वाला रिलेशन भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें तीन चीजें हो गई, पी ए बी, अगर कोई दो दी हैं तो तीसरी आप अपने आप फिर सॉल्व करके निकाल सकते। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये यहाँ 90 डिग्री का है और इधर भी ये पूरा कोण क्या है? 90 डिग्री का है। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में मान लो ए बी सी और डी डी यहाँ परपेंडिकुलर डाला गया है, तब 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। ठीक है, एक थ्योरम और लिख लो। समरूप त्रिभुज की, समरूप त्रिभुज पर, समरूप त्रिभुज क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी डेफिनेशन और इस पे आधारित मुख्य मुख्य थ्योरम जो आप अभी कर सकते हो, हम उसको समझाना चाहते हैं। अगर ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई और एफ आपस में समरूप हैं, कैसे? समरूप, दिखने में एक जैसे हैं। दो चीजें होती हैं, सर्वांग सम और समरूप। सर्वांग सम में त्रिभुज को एक ही होता है, एक दूसरे को अगर ऐसे ओवरलैप करें तो त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज आ जाता है। लेकिन अगर यहाँ हम बात कर रहे हैं समरूप त्रिभुज की, तो इसमें मेन जो पॉइंट है हम केवल उसी को ले रहे हैं। अगर समरूप त्रिभुज को पढ़ाने के लिए बैठे तो उसके लिए कम से कम हमें 5 डेज क्लास या 10 डेज क्लास लेनी पड़ेगी। सर्वांग सम के लिए कम से कम 10 डेज चाहिए स्पेशल, और 10 नहीं तो कम से कम 5 डेज तो चाहिए। एक वीडियो में कंप्लीट पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन परीक्षा में आने से संबंधित वो बोर्ड वाला पैटर्न होता है, परीक्षा वाला पैटर्न अलग होता है। हमें परीक्षा क्रैक करनी है, उसी के हिसाब से की पॉइंट दिए जा रहे हैं आपको। तो समरूप त्रिभुज में अगर ये दोनों समरूप हैं, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, जब ये आपस में समरूप होते हैं तो इसकी एक डेफिनेशन होती है, करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, यानी कि ए बी शुरू की ले ए बी, तो ये क्या हो गए डी बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन लास्ट के लिए तो डी एफ। दूसरा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ए डी के इक्वल होगा, बी ई के इक्वल होगा और सी तुम्हारा एफ के इक्वल होगा। जब मैं आंख मूंछ कैसे बना दी है, क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा कि ये इसके इक्वल रहेगा, ये इसके इक्वल रहेगा, ये इसके इक्वल रहेगा? ऐसा नहीं है। वो क्यों? यह देखिए, हमने अभी ऐसा लिया है कि ट्राइंगल ए बी सी किसके प्रोपोर्शनल है? डी ई एफ के प्रोपोर्शनल है। तो ए बी किसके इक्वल हुई? डी ई के, मतलब ए बी और डी ई के नीचे अगर ऐसा है, देखो दोनों चीज बनाते हैं। एक ट्राइंगल हम इधर भी बना देते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, और एक सामने आप उसको ए बना देते हैं, ट्राइंगल डी ई एफ। अगर ऐसा है तो ए बी बराबर हो जाता है डी ई, बी सी बराबर हो जाता है ई एफ और ए सी बराबर हो जाता है डी एफ। ये चीज जो यहां लिखी है, क्योंकि ये समरूप है और ये वाला कौन सा है? सर्वांग सम वाला पार्ट है। अब यहां हमने एंगल किस हिसाब से इक्वल रखे? ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। इसी प्रकार यहां चूंकि ए पहले आया है और डी यहां आया है, तो ए और डी आपस में इक्वल हो गए। फिर बी आया है और ई आया है, तो बी और ई इक्वल हो गए, सी और एफ इक्वल हो गए। अगर मान लो ट्राइंगल इस तरीके से लिखा होता ए बी सी
सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ डी, तो हमारा रिलेशन भी बदल जाता। रिलेशन क्या होता, ए बी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन एफ डी और ए सी अपॉन ई डी, और हमारे एंगल भी इक्वल बदल जाते। ए किसके इक्वल होता, ए ई के इक्वल होता। ए किसके इक्वल होता, अब ई के इक्वल होता। बी किसके इक्वल होता, एफ के इक्वल होता। सी किसके इक्वल होता, डी के इक्वल होता। तो हमने ये जो कॉन्सेप्ट एक सर्वांग सम त्रिभुज के लिए और एक समरूप त्रिभुज के लिए आपको बताया। सर्वांग सम त्रिभुज में ज्यादा कोई थ्योरम्स बनती नहीं है ना। अभी हमने एक बता दी मध्य बिंदु वाली। इसमें जरूर है कैसे कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज है, सॉरी समरूप त्रिभुज है। कैसे है, समरूप त्रिभुज है, तब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल होता है ए बी स्क्वायर अपॉन, अगर किस तरीके से है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, तब त्रिभुज ए बी अपॉन डीई का होल स्क्वायर और बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। एक ये थ्योरम होती है। इस थ्योरम पे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, इस तरीके से बोल दिया जाएगा, यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मान लो 112 और इसका मान लो 216 है और इसकी एक साइड दे दी। अब मान लो इनको भूल जाओ आप। इसमें चार चीज हो गई, 1 2 3 4। अब हम चार में से कोई तीन मालूम हो तो चौथी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मेन फॉर्मूला है ये, इनमें से ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया तो ये निकाल लो, ये दोनों दे दिए और एक ये दे दी तो ये निकाल लो। तो अगर 4 पार्ट है किसी में और अपने को 3 मिल जाते हैं तो चौथा अपने आप निकल जाता है। तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम थी त्रिभुज से रिलेटेड, हमने आपको ये भी बता दी, है ना। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो हो गया, और क्या बचा है इसमें, त्रिभुज वाला पार्ट भी हो गया, ट्रायंगल वाला पार्ट भी हो गया। चलिए अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। एमसीक्यू में हमने दे दिया केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और डी में डाल दिया लंब केंद्र, या डी में हमने डाल दिया नन। किसी त्रिभुज में तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे शीर्ष लंब केंद्र बोलते हैं। लंब केंद्र ऑप्शन में है नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। और यहां अगर हम ये डाल दें लंब केंद्र तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। कोई बात नहीं। ये क्या है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर अगर 90 डिग्री दिया है तब इसके ऑप्शन इस तरीके से मान लो, बी सी स्क्वायर 2ac स्क्वायर सी 2bc स्क्वायर डी और 2ab स्क्वायर। क्या आएगा आंसर इसका, आया था वो थ्योरम में।
ये 90 डिग्री का है, कौन सा कोण ए, तो ए ध्यान ले आओ, ये 90 डिग्री बना दो, यहाँ बी और सी डाल दो, लो बी और सी डाल दी, क्या बन गया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी सी स्क्वायर। कई बार यूज किया। किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज कैसा कहलाएगा, तो सबसे पहला तो एक विषमबाहु त्रिभुज कहला रहा है। कौन सा कह रहा है, विषमबाहु। भुजाओं के आधार पर ये विषमबाहु हो गया, और कोण के आधार पर ये कौन सा हो गया, देखो 8 का स्क्वायर करें तो 64, 6 का स्क्वायर करें तो 36, और 10 का स्क्वायर करें तो 100, और इन दोनों को जोड़ें तब 100 और ये इक्वल, यानी कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम फिट हो रही है। कैसे, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 100 का 10 का स्क्वायर, तो 10 मान लो इधर आ गया, 8 मान लो इधर आ गया, और 6 मान लो इधर आ गया, तो ये समकोण त्रिभुज भी होगा, विषमबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। कैसा हो गया, विषमबाहु समकोण त्रिभुज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज के कोण का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटा कोण और सबसे छोटे कोण का तो दुगना और सबसे बड़े कोण का आधा के बीच का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होगा कि एंगल ए इक्वल टू पर मान लेंगे 3x, एंगल बी इक्वल टू मान लेंगे अपन 5x, और एंगल सी इक्वल टू मान लेंगे अपन 7। फिर हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री। दिस इंप्लाई दैट 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। 3 और 5 8 7 15, 15x इक्वल टू 180 डिग्री। 15 एकम 15, 3 एक बचेगा 12, x की वैल्यू आ गई 12। अब a का मान कितना निकला आया, 12 3 36, b का मान कितना निकला 12 5 60, और c का 12 7 84। अब क्या पूछा है कि छोटा कोण क्या हुआ, छोटा कोण हुआ 36 का जस्ट डबल तो 72, और बड़े कोण का आधा यानी कि ये कितना हो गया 42, और इनका अंतर निकाल लो कितना आया 30। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आगे और बढ़ा दिया है उन्होंने। हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे सभी के सभी। हमें पूरा ट्राइंगल समझ में आ गया होगा कि ट्राइंगल में किस तरीके से थ्योरम बनती हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कुछ 2-4 प्रॉब्लम अगर कॉन्सेप्ट और होंगे जब हम वर्कशीट बनाएंगे तो उसमें हम ऐड कर देंगे। यहाँ अभी इतना ही आपको पढ़ लेंगे तो सफिशिएंट है। त्रिभुज में कुछ प्रॉपर्टी हैं वो हम आपको पीडीएफ में सेंड कर देंगे, क्योंकि आपको वो सीधे की सीधी याद रखनी है। ओके, थैंक यू।